गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ऑपरेटर्स और सोंडिजर वेव इक्वेशंस की बात की थी, जिसमें अपन ने सोंडिजर वेव इक्वेशंस के अंदर 3 डायमेंशनल इक्वेशन और 1 डायमेंशनल इक्वेशंस डिराइव की थी। जिसमें 1 डायमेंशनल इक्वेशंस थी, अगर अपन एक्स कोऑर्डिनेट्स के सापेक्ष अगर कोई सोल्यूशन वेव इक्वेशन निकाले तो क्या थी कि साइन स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। ठीक है, जो कि एक विमीय एक्स एक्स की दिशा में समीकरण था। और अगर अपन 3 डायमेंशनल एक त्रिविमीय समीकरण की बात करें तो सोल्यूशन वेव इक्वेशन क्या थी कि साइन स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। ठीक है, इसके बाद में अपन ने तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो लैप्लासियन ऑपरेटर, हैमिल्टनियन ऑपरेटर और आइगन मान, आइगन फलन जो ऑपरेटर्स थे, तीनों के मान के आधार पर अपन ने तीनों ऑपरेटर्स के मान को पुट करके तीनों के वैल्यूज को सोंडिजर वेव इक्वेशंस में अप्लाई करके एक नई सोंडिजर वेव इक्वेशंस दी थी। कि अगर अपन लेप्लेसियन ऑपरेटर को अगर अप्लाई करें तो सोंडिजर वेव इक्वेशंस क्या थी कि लेप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। और अगर अपन हैमिल्टनियन ऑपरेटर्स की बात करें तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर्स की अगर बात करें तो क्या था, एच कैप साइन बराबर ई साइन। वहीं आइगन मान और आइगन फलन की वैल्यू के बेसिस पे इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते थे। अगर अपन समीकरण 13 के अंदर एच के वे गणितीय संकारक है जिसे हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं, और समीकरण 13 आइगन मान आइगन समीकरण कहलाता है, क्योंकि यहाँ साई को आइगन फलन तथा ई के मान को अपन ने आइगन मान माना था। अब अपना आज का टॉपिक है सोंडिजर समीकरण का महत्व, कि सोंडिजर वेव इक्वेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है। सोंडिजर का तरंग समीकरण 11 एक द्वितीय कोटि का अवकलन समीकरण है। इस समीकरण को हल करने पर साई के अनेक मान प्राप्त होते हैं, जिसमें से कुछ काल्पनिक होते हैं, वो मान्य नहीं होते, तथा कुछ वास्तविक मान प्राप्त होते हैं। अगर अपन इक्वेशन 11 को अगर सॉल्व करें तो अपन को साई की कई वैल्यूज हमें मिलेगी। ठीक है, जो 3 कोऑर्डिनेट के लिए जो समीकरण था सोंडिजर का, अगर अपन इसके लिए समीकरण को सॉल्व करते हैं तो अपन को कई वैल्यूज मिलती हैं। इसमें कुछ वैल्यूज हाइपोथेटिकल होते हैं जिसका अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन कुछ वास्तविक मान भी हमें प्राप्त होते हैं। अतः उनमें से केवल उसी साई का हल अर्थात ऐसे तरंग फलन का फलन साई का चयन किया जाता है जो क्वांटम यांत्रिकी के अनुरूप व्यवहार करता हो, अर्थात जो सुव्यवहारित हो। ठीक है, साई के जितने भी मान प्राप्त होते हैं उनमें से केवल वही साई के मान ऑथेंटिक होते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुरूप होते हैं। इस प्रकार अनुकूल व्यवहार करने वाले साई की सहायता से ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता की गणना की जाती है। साथ ही ऐसा अनुकूल हल तभी प्राप्त हो सकेगा जब ई को कुछ विशेष मान दिए जाएं। ई के इन्हीं विशेष मानों को अपन क्या कहते हैं, आइगन मान, और इन मानों के अनुरूप प्राप्त जो साई का फलन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, आइगन फलन। ठीक है, इस साई फलन का वर्ग साई स्क्वायर भी अत्यंत सार्थकपूर्ण होता है, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, सोंडिजर का तरंग समीकरण तरंग यांत्रिकी में विशिष्ट महत्व रखता है। इसकी सहायता से हाइड्रोजन हीलियम परमाणु की उच्च ऊर्जा के लिए व्यंजक तथा एक विमीय बॉक्स, ठीक है, 1D बॉक्स व 3D बॉक्स में उपस्थित कण की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही यह परमाणु ऑर्बिटल संकल्पना, स्टाक व जीमान प्रभाव की व्याख्या भी कर सकता है। अब अपने इसके अंदर इम्पोर्टेंस के अंदर है कि तरंग फलन का भौतिक निर्धारण या फिर तरंग फलन का भौतिक महत्व, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं साइन तथा साइन स्क्वायर की
सार्थकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के साथ में पूछा जाता है कि श्रोडिंगर समीकरण नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्त तरंग की गति का वर्णन करता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन तरंग को अपन तरंग फलन साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक चर राशि है जो कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को अभिलाक्षणिक करती है। यह कण के निर्देशांकों x, y और z पर निर्भर करती हैं तथा समय पर अनाश्रित है। अपन ने पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में पढ़ा था कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। इस तरंग फलन का कोई प्रत्यक्ष भौतिक महत्व नहीं है, फिर भी इसकी सार्थकता निम्न प्रकार है। ठीक है, अगर अपन साइन की सार्थकता की बात करें, भौतिक महत्व तो नहीं है इतना इसका, ठीक है, लेकिन अगर अपन इसकी सार्थकता देखते हैं तो क्या है कि साइन की सही अर्थ में कोई भौतिक या वास्तविक सार्थकता नहीं है। ठीक है, लेकिन काल्पनिक रूप से अगर अपन देखें तो क्या है कि वस्तुतः इस तरंग फलन की गणितीय सार्थकता है, फिर भी इसे एक भौतिक सार्थकता दी जा सकती है। ठीक है, अगर अपन थियोरेटिकली अगर मैथमेटिकली अगर फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज देखें, ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस है साई की। ठीक है, जिसको अपन एक भौतिक सार्थकता भी मान सकते हैं। यह एक आयाम फलन है जो गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्त द्वि ब्रोगली इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन के आयाम को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार कंपन करती हुई डोरी में कंपन का आयाम भिन्न भिन्न स्थानों पर डोरी की स्थिति प्रदर्शित करता है, ठीक है, उसी प्रकार गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग फलन साई का मान भी प्रत्येक समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम्पल लेके बता रखा है कि अगर कोई डोरी है वो कंपन करती है और कंपन का आयाम है जो कि भिन्न भिन्न स्थानों पर डोरी की स्थिति को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार अगर अपन इलेक्ट्रॉन की गति की बात करें तो साई क्या होगा, अलग अलग समय पर उस इलेक्ट्रॉन की उस गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः ये एक अवस्था फलन है। इस प्रकार नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण का यह अनुकूल हल साई प्रायिकता का आयाम है। यह नाभिक से दूर अलग अलग जगहों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता में परिवर्तन को आयाम में परिवर्तन द्वारा अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो साई क्या है, नाभिक के चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन है, गति करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है उनकी प्रोबेबिलिटी को बताता है। साथ ही नाभिक के चारों ओर दिक् में वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो, ठीक है, मतलब जहाँ आयाम अधिक हो, उसे कक्षक कहते हैं। इसलिए सही अर्थों में किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए साई कक्षक कहलाता है। ठीक है, मतलब साई जो है वो कक्षक में उपस्थित है, मतलब इलेक्ट्रॉन है जो कि कक्षकों में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और साई इनके कक्षकों में पाए जाने की व्याख्या करता है, इसलिए इन कक्षकों को साई कक्षक के नाम से भी जाना जाता है। साई की और ज़्यादा सार्थकता इसको वर्ग करने पर प्राप्त होती है, इस प्रकार है। ठीक है, अगर अपन साई की सार्थकता की बात करें, इसके इम्पोर्टेंट की बात करें, इसके ऑथेंटिक होने की बात करें, ठीक है, तो अपन साई का स्क्वायर करके इसके ज़्यादा सार्थक होने की व्याख्या कर सकते हैं। अब है कि साई स्क्वायर या साई साई स्टार की व्याख्या या सार्थकता। ठीक है, साई का निर्धारण दो रूपों में किया जाता है। पहला है आवेश अभ्र या आवेश घनत्व की व्याख्या। ठीक है, साई का अपन जो निर्धारण दो फॉर्म्स के अंदर कर सकते हैं, जिसके अंदर है पहला है कि चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज क्लाउड। श्रोडिंगर ने साई का प्रथम निर्धारण आवेश घनत्व के रूप में किया। ठीक है, जिस प्रकार प्रकाश तरंगों के सिद्धांत में फोटोन का घनत्व इकाई आयतन में फोटोन की संख्या को फोटोन घनत्व कहते हैं। ठीक है, तरंग आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, वापस से देखिए कि जिस प्रकार प्रकाश तरंगों के सिद्धांत में फोटोन का घनत्व तरंग के आयाम के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता है वो तरंग फलन साई के आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है, मतलब साई स्क्वायर के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन तीव्रता से तात्पर्य इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या से है। ठीक है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन के घनत्व को प्रदर्शित करता है। अतः यहाँ साई का वर्ग साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन घनत्व का माप है। यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व को
इलेक्ट्रॉन आवेश से गुणा किया जाए तो आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व देखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्थिर रहता है, अतः इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का घनत्व ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं हो सकता। अतः अगर हम है जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश घनत्व है जो कि इलेक्ट्रॉन के घनत्व के बराबर मान सकते हैं। इस प्रकार साई स्क्वायर का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश घनत्व का भी माप है। ठीक है, अर्थात जहाँ साई स्क्वायर का मान ज़्यादा प्राप्त होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश भी ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि साई स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान को बताता है। ठीक है, और अपन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश घनत्व को ही उसका इलेक्ट्रॉन के घनत्व के रूप में माना है। तो जो जहाँ साई स्क्वायर का मान ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व का मान भी ज़्यादा होता है। अतः विवरण से स्पष्ट है कि परमाणु में ऋण आवेश के साथ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश वाले अभ्र या बादल क्लाउड के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, इस बादल रूप को ही आवेश अभ्र कहते हैं। ठीक है, अब अपन ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक के चारों ओर जो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है वो एक काल्पनिक क्लाउड का फॉर्मेशंस करता है। ठीक है, जिसको ये अपन क्या कहते हैं, चार्ज क्लाउड। अतः किसी बिंदु पर बादल या अब्र का घनत्व क्या होता है, साई स्क्वायर के क्या समानुपाती होता है। अगर अपन नाभिक के चारों किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर अपन बात करें जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा वह साई स्क्वायर के क्या होगा, समानुपाती होगा। किसी बिंदु पर साई स्क्वायर का मान अधिक प्राप्त होना यह इंगित करता है कि वहाँ आवेश अभ्र का क्या मान अधिक है। नेक्स्ट है प्रायिकता व्याख्या या प्रायिकता घनत्व की व्याख्या, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।